नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जयसवाल सर। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है शिक्षक भर्ती के यूट्यूब फैमिली, टीचर्स फैमिली, शिक्षकों के परिवार जयसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। साथियों, बात करेंगे पर्यावरण अध्ययन की, बात करेंगे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ईवीएस की क्लास नंबर, ये आपकी 53 नंबर क्लास है। इसके पहले साथियों आपको पता होगा 52 नंबर जो है या 52 क्लासेज हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका जो है आप लोगों का आई बटन पे प्लेलिस्ट मिल जाएगा, क्योंकि प्रत्येक क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट है। राष्ट्रहित में टीटी फैमिली है, शिक्षकों का परिवार है। सभी यहाँ पे ध्यानपूर्वक प्रत्येक प्रश्न को समझेंगे और इस टॉप 20 क्वेश्चन में आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। और ये आपका जो शिक्षकों का परिवार है उन सभी का विरोध करता है जो अपने नोट्स बेचते हैं, क्योंकि ये शिक्षकों का परिवार है और फ्री ऑफ कॉस्ट। क्योंकि अगर आप फ्री में नोट्स सभी लोग देते हैं तो अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन जो नोट्स बेचें, जो अपना कोर्स बेचते हैं, शिक्षक को बेचते हैं, उनके लिए हम हमेशा विरुद्ध खड़े रहेंगे। जो भी नोट्स बेचते हैं, नोट्स अगर देना है, बाकी सभी को पता है टेलीग्राम पर हम सारे पीडीएफ फाइल आपको अपलोड कर देते हैं, जो आप लोग वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इस क्लास को टॉप 20 की बात करेंगे। बहुत ही बेहतरीन क्लास, लाजवाब होने वाली है। एमपीटीटी ग्रेड 3 की नज़र से देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगी। हो सकता है 1 से 2 प्रश्न यहीं से भी पूछे जा सकते हैं, तो संभावित प्रश्न है। चलिए शुरुआत करते हैं प्रथम प्रश्न की। साथियों, बाघ की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की बात कर रहे हैं। सभी कमेंट कीजिएगा, फीडबैक कीजिएगा। तो बाघ की गुफाएं जो हैं कहाँ पर स्थित है, आप सभी लोग जानते हैं। ये पिछले क्वेश्चन का हमारा 52 नंबर क्लास का यह मॉक क्वेश्चन था। बहुत सारे आसान सा प्रश्न था। बहुत सारे आप लोगों ने, शिक्षक बंधुओं ने कमेंट भी किया है कि मध्य प्रदेश, जिन्होंने मध्य प्रदेश किया था बहुत सही किया था। और इसी तरह कमेंट करते रहिए, फीडबैक करते रहिए। बात करेंगे साथियों दूसरे प्रश्न की, जो स्क्रीन पर है, कि जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? रेमंड एफ डैशमैन ने किया था, एडवर्ड विल्सन ने किया था, वाल्टर जी रोजेन ने किया था, या कार्ल मोबियस ने किया था। और 2015 से लेके अभी तक जो आपके एग्जाम पे पूछे गए प्रश्न ईवीएस में, उन प्रश्नों को भी यहाँ पे कंबाइंड किया गया है। तो बेहतरीन क्लास है, पूरी कंप्लीट तैयारी है पर्यावरण में 25+ का स्कोर पाने के लिए। तो जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? अगर आपका जवाब वाल्टर जी रोजेन है तो बिल्कुल आप लोग सही कर रहे हैं। यहाँ पे आप लोगों का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जैव विविधता की बात करेंगे, बायोडाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं। तो बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम, जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम वाल्टर जी रोजेन ने 1985 में किया था। यद्यपि संकल्पनात्मक रूप से इस शब्द का प्रयोग प्रथम बार प्रसिद्ध कीट वैज्ञानिक विल्सन ईओ विलियमसन की बात करेंगे। किसकी बात कर रहे हैं? विल्सन की बात कर रहे हैं। इन्होंने 1986 में जैविक विविधता पर अमेरिकन फोरम के लिए प्रस्तुत प्रतिवेदन में किया। तीसरा प्रश्न क्या पूछा गया? बहुत ही बेहतरीन लाजवाब प्रश्न है। यह वीवीआईपी कैटेगरी का प्रश्न है, सिलेक्शन वाला प्रश्न है, और ये एमपीपीएससी यूपीपीएससी में भी पूछा गया प्रश्न है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न दिया गया है। प्लेन टाइगर तितली का वैज्ञानिक नाम क्या है? मस्का डोमेस्टिका की बात करेंगे, ऑक्सीमेंट टेन्यूफ्लोरम की बात करेंगे, डनास क्रिस्पस की बात करेंगे, इक्विस असिनस की बात करेंगे। क्वेश्चन अटपटा है क्योंकि इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो प्लेन टाइगर तितली का जो वैज्ञानिक नाम है, क्योंकि टाइगर दे दिया गया तो हमें दूसरा समझ लेते हैं, और प्लेन भी दिया गया है, तितली भी दिया गया है, 3 अलग अलग नाम दिए गए हैं, लेकिन यह वैज्ञानिक नाम दिया गया है। तो प्लेन टाइगर तितली का वैज्ञानिक नाम आपको बताना है, वह है डनास क्रिस्पस की बात करेंगे। प्लेन टाइगर तितली का वैज्ञानिक नाम डनास क्रिस्पस है। यह नारंगी और गिरवे रंग की प्लेन टाइगर तितली पहाड़ी इलाकों को छोड़कर भारत के लगभग सभी हिस्सों में पाई जाती है। यह तितली ज़्यादातर अलग थलग उगे हुए फूलों पर बैठती है और पंख फैलाकर धूप सेंकती है। इसके पंखों की लंबाई 6 से 7 सेंटीमीटर तक होती है। बरसात में इसका रंग भी चटक हो जाता है। प्लेन टाइगर औगदा मदार के पेड़ पर अपने अंडे देती है। अगर प्रश्न आ गया कि प्लेन टाइगर औक जो है किस पेड़ पर अपने अंडे देती है, तो मदार के पेड़ पर अपने अंडे देती है। अगला प्रश्न है जो आप लोगों की स्क्रीन पर प्रश्न दिया गया है, वन उत्पाद क्लस्टर बनाने की घोषणा किस राज्य ने की है? केरल राज्य ने की है, उड़ीसा राज्य ने की है, हरियाणा राज्य ने की है, या बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की बात करेंगे।
प्रत्येक भाई बहन शिक्षक बंधु जिनका सपना है गवर्नमेंट टीचर बनना, अध्यापक अध्यापिका बनना, सभी का वेलकम, अभिनंदन, स्वागत करते हैं। तो सभी लोग यहाँ पे आंसर बताएंगे। वन उत्पाद क्लस्टर बनाने की घोषणा किस राज्य ने की है? अगर आपका जवाब उड़ीसा है तो बिल्कुल सही है। वन उत्पाद क्लस्टर बनाने की घोषणा उड़ीसा राज्य ने की है। कोरोना वायरस महामारी के बीच उड़ीसा सरकार ने पहाड़ी और वन क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए वन उत्पाद क्लस्टर बनाने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है साथियों, चिपको आंदोलन का कर्नाटक में दूसरा नाम क्या है? वृक्ष मित्र आंदोलन, अपिक्को चालुवाली, पेड़ बचाओ अभियान या पेड़ और इंसान। तो सारे आपके आंदोलन से संबंधित हैं, लेकिन चिपको आंदोलन को जो है कर्नाटक में अपिक्को आंदोलन या अपिक्को चालुवाली के नाम से जाना जाता है। यह चिपको आंदोलन का कर्नाटक में दूसरा नाम अपिक्को चालुवाली है। बी ऑप्शन साथियों सही हो जाएगा। अपिक्को चालुवाली वर्ष 1973 में शुरू हुआ चिपको आंदोलन 8 सितंबर 1981 को दक्षिण के कर्नाटक के सिरसी क्षेत्र में अपिक्को के नाम से प्रकट हुआ था। छठवां प्रश्न है, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा, कमला बहुगुणा, कल्याण सिंह रावत या गौरा देवी। देखिए सभी चिपको आंदोलन से संबंधित हैं, लेकिन चिपको आंदोलन के प्रणेता की बात करते हैं सुंदरलाल बहुगुणा आ जाएगा। कभी कभी ऑप्शन में आपके चंडी प्रसाद भट्ट भी दे दिया जाता है, ठीक है। और इस आंदोलन की शुरुआत 1973 में तत्कालीन उत्तर प्रदेश और वर्तमान में उत्तराखंड के चमोली जिला के गोपेश्वर नामक स्थान से हुई। इसमें आंदोलनकर्ता ने पेड़ से चिपक कर उन्हें काटने से बचाते थे और चंडी प्रसाद भट्ट गांधीवादी पर्यावरण थे। काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है कि चंडी प्रसाद भट्ट जी है किस पर्यावरण से पर्यावरित हैं? तो गांधीवादी पर्यावरित हैं। इन्होंने सुंदरलाल बहुगुणा के साथ मिलकर वृक्षों वनों की रक्षा के लिए चिपको आंदोलन के प्रमुख कार्यकर्ता के रूप में काम किया। सातवां प्रश्न है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? आदिवासी विवाह प्रथा से, वृक्षों को काटने से बचाने से, मत्स्य संरक्षण से या जल संरक्षण से। सभी लोग जानते हैं, समझते हैं, सभी लोग फीडबैक करेंगे। तो चिपको आंदोलन जो संबंधित सभी को पता होगा, वृक्षों को काटने से बचाने से संबंधित है। और जल संरक्षण से भी काफ़ी बार प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, और आने वाले प्रश्न पर इस पर भी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल बात करते हैं 8वें प्रश्न की, जो आप लोगों के बेहतरीन प्रश्न है। इस टॉप 20 में से जो भी आप लोगों का स्कोर हो, अगर इस टॉप 20 में से 15 प्लस का स्कोर है तो आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता, ये ध्यान दीजिएगा। अगर इस टॉप 20 में से 15 प्लस का जितना भी स्कोर आ रहा है और डेली आने वाली क्लासेज सारे सब्जेक्ट का आप लोग देख पा रहे हैं, तो सिलेक्शन बता रहा हूँ 125 प्लस बिल्कुल आसानी से आप लोग सॉल्व कर पाएंगे, और इतना स्कोर आपके ग्रेड 3 में होने वाला है। तो मैती आंदोलन की बात कर रहे हैं, तो मैती आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1984 में, 1990 में, 1994 में या वर्ष 1998 में शुरू हुआ था। प्रत्येक भाई बहन गृहिणी का कमेंट सर्वोपरि है, सर्वमान्य है। हम साथियों बात कर रहे हैं मैती आंदोलन की बात कर रहे हैं। ये कब शुरू हुआ था? तो आपके वर्ष 1994 में शुरू हुआ था। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। वन संरक्षण के लिए कल्याण सिंह रावत ने मैती आंदोलन वर्ष 1994 में प्रारंभ किया। उत्तराखंड के चमोली जनपद का मैती आंदोलन चमोली जिले के रायका ग्वालदम में जीव विज्ञान के प्रवक्ता रहे कल्याण सिंह रावत ने की थी। 9वां प्रश्न है, मैती आंदोलन किससे संबंधित है? आपके पर्यावरणीय संरक्षण हेतु भावात्मक आंदोलन से संबंधित है, जमींदारों द्वारा शोषण होना या अंग्रेजों के अत्याचारों के विरुद्ध होना या लगान का बहिष्कार करने से संबंधित है। तो मैती आंदोलन है साथियों, यह पर्यावरण संरक्षण हेतु भावात्मक आंदोलन से संबंधित हो जाएगा। आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। साथियों बात करेंगे अगले प्रश्न की। भारत का पहला जो है पूर्ण जैविक कृषि वाला राज्य कौन सा है? जी हाँ, बेहतरीन लाजवाब वीवीआईपी कैटेगरी का प्रश्न है, लॉटेस्ट प्रश्न है और सिलेक्शन वाला साथियों प्रश्न है कि भारत का पहला पूर्ण जैविक कृषि वाला राज्य आपका मणिपुर है, सिक्किम है, केरल है या बात कर रहे हैं अरुणाचल प्रदेश की बात कर रहे हैं। तो भारत का पूर्ण जैविक कृषि वाला राज्य जो है, सभी लोग जानते हैं हम किसकी बात कर रहे हैं साथियों, सिक्किम की बात कर रहे हैं। जी हाँ, अगर आपका जवाब ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल आप लोग सही, आपका जवाब है सही, आपका फीडबैक है।
इसी तरह आप लोग फीडबैक देते रहिए, कमेंट करते रहिए, क्योंकि सिलेक्शन सर्वोपरि है। साथियों, भारत का पूर्ण जैविक कृषि वाला राज्य सिक्किम राज्य है। राज्य में तकरीबन 75,000 हेक्टेयर कृषि भूमि में टिकाऊ कृषि करके सिक्किम भारत का पहला पूर्ण जैविक राज्य बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 18 जनवरी 2016 को गंगटोक में इसकी घोषणा भी किए थे। अगला प्रश्न है, भारत का पहला जैविक राज्य कौन सा है? केरल, मणिपुर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। तो ये सेम ही प्रश्न था जैसे ये प्रश्न है कि भारत का पहला पूर्ण जैविक वाला राज्य अगर पूछा जाए तो आपका सिक्किम करना है। अगर प्रश्न पूछा जाए कि भारत का पहला जैविक राज्य कौन सा है, तब भी आपका जवाब यहाँ पे सिक्किम होना चाहिए। अब बात करते हैं साथियों अगले प्रश्न की। मध्य प्रदेश कितने राज्यों से घिरा हुआ है? 3 राज्यों से घिरा हुआ है, 5 राज्यों से घिरा हुआ है, 4 राज्यों से घिरा हुआ है, 7 राज्यों से घिरा हुआ है। यह आपके ऑप्शंस में दिए जा सकते हैं, किसी में 2, 3, 4 राज्य ऑप्शन में भी आ सकते हैं। तो मध्य प्रदेश कितने राज्यों से घिरा हुआ है? तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए, कोई भी टीटी की एग्ज़ाम होता है, अगर स्टेट लेवल में टीटी का एग्ज़ाम होगा तो आपको पता है आपके जो 30 में से जो है 2-3 प्रश्न आपके स्टेट लेवल के प्रश्न आएंगे। ध्यान दीजिएगा, स्टेट जीके से भी प्रश्न आते हैं, 1-2 प्रश्न आना ही आना है। तो मध्य प्रदेश कितने राज्यों से घिरा हुआ है, ये प्रश्न हमारा बनता है। तो सभी लोग जानते हैं 5 राज्यों से घिरा हुआ है। अगर आप यूपी टीटी की तैयारी कर रहे हैं तो यूपी के जीके आपको बनना चाहिए नॉर्मल तौर पर, ठीक है। अगर राजस्थान की बात कर रहे हैं, राजस्थान के आपके जीके होना चाहिए। और सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो ऑल इंडिया ओवर आपके जीके बनना चाहिए, नॉर्मल तौर पर पूछे जाते हैं। मध्य प्रदेश की सीमाएं 5 राज्यों की सीमाओं से मिलती है। पहला आता है उत्तर प्रदेश, उत्तर में उत्तर प्रदेश, पूर्व में छत्तीसगढ़, और दक्षिण में महाराष्ट्र, और पश्चिम में गुजरात, और उत्तर पश्चिम में राजस्थान। अब देखिए, हमने ये डिटेल से क्यों पूछा, क्योंकि पूछा भी जा सकता है ना कि ये बताइए मध्य प्रदेश के उत्तर दिशा में जो है, उत्तर में कौन सा राज्य है, तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। पूछ लिया गया कि मध्य प्रदेश के पूर्वी राज्य कौन है, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का दक्षिण राज्य महाराष्ट्र हो जाएगा। पूछ लिया गया कि मध्य प्रदेश का पश्चिमी तो गुजरात हो जाएगा, और उत्तर पश्चिम पूछा जाएगा तो राजस्थान। ये सारे आपको रिमाइंड कर लेना अपने माइंड में। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का राज्य का पक्षी कौन सा है? मोर की बात करेंगे, गोडवर की बात कर रहे हैं, दूधराज की बात कर रहे हैं, तीतर की बात कर रहे हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं कि मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी की बात करेंगे, ये भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है मध्य प्रदेश का। और गोडवार की अगर बात करें तो गोडवार सभी को पता होगा, यह राजस्थान का राजकीय पक्षी है। तो मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन होगा? ना ही मोर होगा, ना ही गोडवार होगा। तो बात करेंगे हम दूधराज की, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रत्येक भाई बहन शिक्षक बंधु कमेंट करेंगे। साथियों, हमारे मॉडल पेपर लगभग 8 मॉडल पेपर अपलोड हो चुके हैं। अगर बाल विकास की बात करेंगे तो 50+ क्लासेज बाल विकास की हो चुकी है, और पर्यावरण की बात करें 52+ आपके ईवीएस की क्लासेज हो चुकी हैं, और मैथ्स की बात करें मैथ्स की क्लासेज भी चल रही हैं, प्रैक्टिस सेट, और बाकी भी क्लासेज हो चुकी हैं। हिंदी की क्लासेज आपकी चल रही है, संस्कृत की क्लासेज चल रही है। तो प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कीजिए, सारी क्लासेज अटेंड कीजिए, क्योंकि साथियों पूरा ऑल ओवर अगर आउट ऑफ 150 में से 125+ की तैयारी करना है तो सारे सब्जेक्ट जरूरी है। तो तितली का वैज्ञानिक नाम क्या है? मस्का डोमेस्टिका, ऑक्सीमेंट, ट्यूनिफ्लोरम, एपिस, या एक्विस असिनस की बात कर रहे हैं। तो तितली का वैज्ञानिक नाम एपिस है, याद रखिएगा। तितली 3 अक्षरों की है, वही आपका यहाँ पे क्या दिया गया है, तितली में कितने वर्ण हैं? 3 वर्ण हैं, और एपिस में कितने वर्ण हैं? 3 वर्ण हैं। तो तितली एपिस ये आपको रिमाइंड कर लेना है, क्योंकि देखिए ऐसा एक माना गया है कि तितली का वैज्ञानिक नाम कुछ नहीं है, क्योंकि तितलियां जो है रोपालोसेरा कीट समूह में आती हैं, और इसकी कई प्रजातियां होती हैं, जिसके कारण हर प्रजाति का एक अलग वैज्ञानिक नाम है। तितली परिवार का वैज्ञानिक नाम लेपिडोप्टेरा है, और इसका अध्ययन जो है लेपिडोप्टेरोलॉजी कहा जाता है, इसलिए आपका एपिस यहाँ पे सही हो जाएगा। आइए साथियों बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारत में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? गोवा, महाराष्ट्र, केरल, मिजोरम की बात कर रहे हैं। तो भारत में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जो राज्य होता है
वह साथियों आपका गोवा की बात करेंगे, क्योंकि प्रश्न क्या पूछा गया है, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य। अब ये क्यों हो गया, क्योंकि देखिए भारत में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य गोवा है। जनगणना 2011 के अनुसार गोवा में नगरीय जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत है। भारत का क्षेत्रफल पूरी दुनिया के क्षेत्रफल का 2.4% है, लेकिन विश्व के कुल आबादी की तुलना में 17.5% लोग भारत में रहते हैं। ये आपको ध्यान देना है। अगला प्रश्न है, जैव विविधता शब्द की रचना किसने की थी? बीपी सिंह ने की थी, कार्ल मोबियस ने की थी, सर एजी टेंसले ने की थी, या वाल्टर जी रोजेन ने की थी? तो जैव विविधता शब्द की रचना किसने की थी? सभी लोग जानते हैं, वाल्टर जी रोजेन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जैव विविधता शब्द की रचना पूछा जाए तो वाल्टर जी रोजेन की बात करेंगे, क्योंकि ईवीएस के पर्यावरण के टॉप क्लास के प्रश्न माने जाते हैं। साथियों, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? विदेशी प्रजातियों की जानकारी से, आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण प्रजातियों से, लुप्तप्राय प्रजातियों की जानकारी से, या सभी पौधों व जानवरों की प्रजातियों से? तो रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? सभी कमेंट करें। तो सभी लोग जानते हैं लुप्तप्राय प्रजातियों की जानकारी से संबंधित है। सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। 2-3 प्रश्न हैं, इनको भी कंप्लीट करते हैं, इस क्लास को कंप्लीट करते हैं। साथियों, रेड डाटा बुक में जो है किसके आंकड़े होते हैं? विदेशी प्रजातियों के आंकड़े होते हैं, लुप्तप्राय प्रजातियों के, आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण प्रजातियों के, या सभी पौधे व जानवरों की प्रजातियों? प्रश्न एक ही है, थोड़ा सा चेंज किए गए ऑप्शंस को। तो रेड डाटा बुक में किसके आंकड़े हैं? लुप्तप्राय प्रजातियों के। क्या बात करेंगे? लुप्तप्राय। ये ध्यान दीजिएगा, जो विलुप्त हो रहे हैं प्रजातियाँ उनको रेड डाटा बुक में आंकड़ा जो है किया जाता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? एकलव्य पुरस्कार, विक्रम पुरस्कार, विश्वामित्र पुरस्कार, या प्रभास जोशी पुरस्कार? सभी कमेंट कीजिएगा। प्रत्येक भाई बहन शिक्षक बंधु जिनका सपना है, सपना देख रहे हैं, आपके घर वाले माता पिता सपना देख रहे हैं, मेरा बच्चा पढ़ाई कर रहा है, लिख रहा है, मेहनत कर रहा है, दिन रात वीडियो देखता है, नोट्स बनाता है, पढ़ता है, बच्चा सिलेक्शन पाएगा, शिक्षक बनेगा, अपने परिवार का नाम रोशन करेगा, वो सभी आप लोग करने वाले हैं। और माँ सरस्वती से अभिनंदन प्रार्थना मेरी हमेशा है साथियों, कि जो मेहनत करते हैं अवश्य सफल होंगे। बात करते हैं प्रश्न की कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पुरस्कार अगर पूछा जाएगा तो वह होता है साथियों विक्रम पुरस्कार। और ये सारे आपके मध्य प्रदेश के ही पुरस्कार हैं। प्रभास जोशी पुरस्कार, विश्वामित्र पुरस्कार, विक्रम हो गए, क्लब हो गए, ये सारे स्पोर्ट्स जीके में आपके एमपी जीके मिल जाएंगे। तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जो पुरस्कार होता है वह होता है विक्रम पुरस्कार। विक्रम पुरस्कार की अगर बात करें, यह राज्य का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। यह पुरस्कार राज्य के मूल निवासी या उस खिलाड़ी को दिया जाता है जिसने पिछले 5 वर्षों में न्यूनतम 2 वर्षों तक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा सीनियर वर्ग में भाग लिया हो। और 2013 में 1 लाख रुपए इसका कर दिया गया है। पहले पूर्व में 50,000 रुपये था। साथ में ब्लेजर, प्रतीक चिन्ह और प्रमाण पत्र दिए जाते हैं। तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पुरस्कार विक्रम पुरस्कार की बात करेंगे। अगला प्रश्न है साथियों, भारत में गिद्धों की तेज़ी से घटती जनसंख्या का कारण क्या है? डिक्लोफिनिक दवा का अत्यधिक प्रयोग है, जानवरों की कम मृत्यु दर है, जानवरों की अधिक मृत्यु दर है, या बात करेंगे स्वच्छता की? सभी कमेंट करेंगे। मेरे प्यारे प्यारे के भाइयों, प्यारी प्यारी भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी जिनका सपना है गवर्नमेंट टीचर बनना, सभी कमेंट करें, फीडबैक कीजिए। और टॉप 20 में से जो भी आप लोगों का फीडबैक हो कमेंट अवश्य कीजिए। अभी आपका एक मॉक क्वेश्चन भी करेंगे। तो भारत में गिद्धों की तेज़ी से घटती हुई जनसंख्या का जो प्रमुख कारण है वह साथियों है डिक्लोफिनिक दवा का अत्यधिक प्रयोग होना। आइए जान लेते हैं आज का आप लोगों का मॉक क्वेश्चन क्या कह रहा है। आप लोगों की स्क्रीन पर है कि ओजोन परत का संकेंद्रण जो है किस मंडल में है? जी हाँ, ओजोन परत का संकेंद्रण जो है आपके समताप मंडल में है, आयन मंडल में है, मध्य मंडल में है, या बहिर्मंडल में है? नीचे कमेंट बॉक्स बना हुआ है, आप लोगों को मॉक क्वेश्चन का भी कमेंट करना है। साथ ही साथ टॉप 20 में से जो भी आप लोगों का फीडबैक हो, 10+ हो, 12+ हो, या 15 एबव जितना भी स्कोर हो, सभी प्रत्येक भाई बहन शिक्षक बंधु कमेंट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन स्लो पर ही है। बात करेंगे साथियों, जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर। सारे सब्जेक्ट के प्रिपरेशन कीजिए, जब भी टाइम मिले वीडियो देखिए, नोट्स बनाइए जब भी, क्योंकि अब
समय बहुत ही कम है और मौका दमदार मिलने वाला है, और जो मौके पे चौका मारता है हमेशा वही जीवन में सफल होता है। चलिए दोस्तों, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर। तब तक के लिए सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आसपास साफ सफाई बनाए रखें और जीवन में एक पेड़ अवश्य लगाइएगा। धन्यवाद सभी का।